स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राही। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से फैक्टराइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन जो पुरानी बुक थी, जो तकरीबन 25 से 35 साल तक चली है, उसमें चैप्टर 5 हुआ करता था फैक्टराइजेशन का। लेकिन 5 साल से जब ये बुक चेंज हुई, तो जब चेंज करने का फैसला किया गया फैक्टराइजेशन को, जाहिर सी बात है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हुए उसका चैप्टर 4 बना दिया गया। तो चैप्टर 4 अब हमारा फैक्टराइजेशन है, जो कि 4.1 से लेके 4.8 एक्सरसाइज तक मुश्तमिल है। अच्छा, अब ये जो 8 एक्सरसाइजें हैं, इनमें से बी सेक्शन के भी सवाल है और इन्हीं में सी सेक्शन का भी सवाल मौजूद है। तो पहले तो हम इसकी कैटेगरी अलग करते हैं। 4.1, 2, 3, 4, 5 4.5 तक की जो एक्सरसाइज है उसमें जो सी सेक्शन का सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, लाजमी वो हर साल आता है। इसके बाद 4.8 है, उसमें से बी सेक्शन का सवाल रिमाइंडर थ्योरम के नाम से मशहूर है, वो आता है बी सेक्शन में। इसके बाद जो बाकी सवालात बाकी जो है 4.6 होगी, 7 होगी, इनमें से कभी सवाल बी में आ जाता है और कभी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी सेक्शन मिलाएं तो आपके 20 से 25 नंबर्स का पेपर इस चैप्टर 4 में मौजूद है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट भी, अहमियत भी ज़्यादा है। इसलिए आप इस चैप्टर्स की वीडियो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4 अब हमने स्टार्ट किया है, पूरा चैप्टर 4 हम वीडियो में अपलोड करें, तो आप लाजमी ये वीडियो देखें, ठीक है, इसमें और चैप्टर 4 को लाजमी देखें, क्योंकि फैक्टराइज के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को थोड़ा सा अगर हम याद रख लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, वरना फैक्टराइजेशन बहुत ही मुश्किल कैटेगरी में चले जाता है। अब फैक्टराइज के रूल्स क्या हैं? एक्चुअल में पहले तो फैक्टराइज देखें कि फैक्टराइज का जो मतलब है वो क्या बनता है। फैक्टराइज का जो मतलब है वो एक्चुअल में फ्रैक्चर से निकला। फ्रैक्चर का मतलब होता है हिस्सों में बटा हुआ होना, यानी कि अभी अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, मतलब कि हड्डी में जो एक सिंगल थी अब वो 2 हिस्सों पर या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गई है, उसमें ज्वाइंट आ गया, उसमें बाल यानी कोई भी आ गया, तो यानी है कि वो फ्रैक्चर हो चुकी है, हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो फैक्टराइज भी वहीं से उस लफ्ज़ को यूज़ किया गया है कि जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन सवालात को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये याद रखिएगा कि हमें सवाल में ये ट्राई करना है क्या वैल्यू कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। पहला स्टेप, अगर वैल्यू कॉमन आ रही है तो वहां से स्टार्ट लेंगे। दूसरा स्टेप इसमें ये होगा कि हमें ये देखना है क्या फार्मूला यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। फार्मूले की कैटेगरी काफी है इसके अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद फिर वो क्यूब के फार्मूले में भी तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि हमें 4.1 से 5 तक फैक्टराइज को सॉल्व करना है। तो फार्मूले अगर नहीं हुए फिर हमें तीसरे स्टेप की तरफ जाना होगा, वो होगा मिड ब्रेक, यानी मिडिल टर्म ब्रेक, दरमियान वाली रकम को तोड़ना। ये रूल हमें याद रखना होगा। और जब ये भी मामला हल ना बने तो आखिरी स्टेप हमें देखना पड़ेगा रीअरेंज करना। जो रीअरेंज करना है उसका थोड़ा सा प्रोसेस है कि वो याद रखना मुश्किल है कि किस रकम को हम लेवल पर लेके आए बराबर में, तब जाके हमारा सवाल सॉल्व हो। लेकिन खैर इसकी जब कैटेगरी आएगी तो हम लेंगे। पहला स्टेप हमने जो रूल्स याद किए हैं, अब हम सवाल में तलाश करेंगे कि क्या वहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए फैक्टराइज के इस वक्त 3 सवाल मौजूद हैं। फैक्टराइजेशन में एक वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 16y प्लस 24z, एंड सेकंड वैल्यू है, सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। इसके बाद आपके पास वैल्यू है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। तो ये आपके पास 3 सवाल मौजूद हैं। इन 3 सवालों को हमने सॉल्व करना है। हमने जो फैक्टराइज का रूल पढ़ा था, पहला रूल हमने कहा था कॉमन रकम, क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं बन रहा,
ना पहली रकम x पर स्क्वायर है ना z के ऊपर स्क्वायर है। 4 स्क्वायर जरूर है, लेकिन फार्मूले के लिए पहली और लास्ट वैल्यू पर स्क्वायर होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर बचता है कॉमन। क्या 4 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल आता है। इसके टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है। 4 के अलावा स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सॉल्व हो, यानी कॉमन रकम हमारे पास बने। तो 4 हमारे पास कॉमन है, x प्लस इसके बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है, मार्कर थोड़ा सा मसला कर रहा है। 4 का टेबल पढ़े 16 आ जाए, 4 4 16। 4 का टेबल पढ़े 24 आ जाए, 4 6 24। तो अब हमारे पास 4 एक रकम होगी जो हमने कॉमन ली, x प्लस 4y प्लस 6z। देखिए स्टूडेंट, पहले इक्वेशन आपके पास किस कंडीशन में थी, अब वो हिस्सों में बटी हुई हमें नजर आ रही है। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे सवाल पे देखें। अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है इसमें x हमारे पास कॉमन है। x कॉमन है तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन से मुराद x स्क्वायर ही आ रहा है। सबसे छोटी पावर वाली रकम को कॉमन लिया जाता है, लेकिन इत्तेफाक देखेंगे x स्क्वायर ही तीनों में सेम है, तो हम x स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा। जब x स्क्वायर बाहर चले गया तो यहाँ रह जाएगा 1। ये याद रखिएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम x स्क्वायर निकाल देते हैं तो फिर आखिर वाली रकमों को लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मौजूद है, ये आपने लिखना होगा लाजमी। इसके बाद प्लस 3 x स्क्वायर आप कॉमन ले चुके थे, y आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। x स्क्वायर आप बाहर कॉमन ले चुके हैं, y और z आ गया, तो मींस x स्क्वायर 1 प्लस 3y प्लस 4y स्क्वायर z। ये आपके पास दो वैल्यू यानी दो ब्रैकेट आपके पास बन चुके हैं। अब इसके बाद आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं। 3 के टेबल में 3, 6 और 3 कॉमन मौजूद है। आप जो है वो 3 कॉमन लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसमें है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। तो इसमें आ जाएगा 3 कॉमन, p और q ये भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये भी तीनों में सेम मौजूद है। इसके बाद रह गया r प्लस 3q 6, pq जा चुका है कॉमन, तो इसका मतलब p रह गया, फिर 3pq आपने कॉमन लिया हुआ तो रह गया लास्ट में s। तो एक वैल्यू है 3pq आपके पास, और सेकंड जो ब्रैकेट बना है r प्लस 2p प्लस s। ये आपके पास फैक्टराइजेशन के 3 सवाल मुकम्मल हुए, जिसमें कॉमन रकम के जरिए हमें वैल्यू सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। लेकिन आपको समझ आ गया होगा, अगर इस तरह की कोई सवाल आता है हमारे पास तो हम सबसे पहले कॉमन तलाश करेंगे, उसके बाद फिर फार्मूले और उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।